बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पर हम इंग्लिश में नोट्स के साथ एक डिस्कशन कर चुके हैं। इसी चैनल पर वीडियो है जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, किंतु कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इस टॉपिक को हिंदी में नोट्स के साथ भी डिस्कस करें। तो आज हम इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता के बारे में, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस को जानेंगे, विकृति यानी स्ट्रेन को जानेंगे। तो आइए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर डिस्कशन। लेकिन कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो आइए हम जानते हैं प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी के बारे में, प्रतिबल के बारे में और विकृति के बारे में। इन्हें जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक मेटालिक रॉड या वायर है ना, एक कोई तार का शेप हमने यहाँ पे कंसीडर किया। अब आप सोचिए कि इससे हम नीचे की तरफ से एक फोर्स अप्लाई करते हैं और इसे खींचना शुरू करते हैं। तो इस फोर्स की वजह से, इस बल की वजह से इस रॉड की जो लेंथ थी, मान लीजिए पहले इसकी लंबाई थी L, ठीक है, अभी क्या है थोड़ा सा खिंच जाता है, नीचे तक खींच करके आएगा, डेल्टा L इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, जिस रॉड की हम बात कर रहे हैं उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको हम A से रिप्रेजेंट करें तो A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर हमने F एक्सटर्नल फोर्स, F बाह्य बल लगाया है ना। A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इस रॉड का, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर हमने F बाह्य बल लगाया है। ठीक है, उससे क्या हुआ कि ये रॉड या ये तार जो है ये नीचे की तरफ खींचता है और इसकी लंबाई डेल्टा L बढ़ जाती है। पहले थी L, अभी डेल्टा L बढ़ गई तो अब लंबाई हो जाएगी L प्लस डेल्टा L। ठीक है, ये लंबाई हो गई बढ़ने के बाद। और जब ये रॉड खींच के यहाँ डेल्टा L लंबाई तक आ गया, इसकी लंबाई बढ़ गई तो ये साम्यावस्था में आ जाता है, स्थैतिक साम्यावस्था। मतलब क्या, अब और आगे इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब रॉड यहाँ तक बढ़ गया है, इसकी लंबाई बढ़ गई है, स्थैतिक साम्यावस्था में आने का मतलब क्या है कि अब नेट फोर्स इस पर 0 हो गया, तभी आगे इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। लेकिन आप कहेंगे कि ये जो फोर्स हम लगा रहे थे ये फोर्स तो लगा ही हुआ है, तो नेट फोर्स 0 कैसे हुआ? तो 0 होने का मतलब क्या है कि जब रॉड की लंबाई बढ़ रही होती है ना, आपने क्या किया, इस रॉड पर एक फोर्स लगाया नीचे की तरफ तो उसकी लंबाई बढ़ गई। जब इसकी लंबाई बढ़ गई तो ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था और लंबाई बढ़ने के कारण इस रॉड पर अप्लाइड फोर्स यानी लगाए गए बल से अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में एक प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स स्टार्ट हो जाता है काम करना, जो इस फोर्स के, जो अप्लाइड फोर्स है इसके बराबर होता है लेकिन दिशा में विपरीत होता है। यानी साम्यावस्था आने पर रॉड पर जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही प्रत्यानयन बल अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स क्या करता है, रॉड की लंबाई बढ़ाने का अगर काम करा, यहाँ हम लंबाई एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो चेंज है वो वॉल्यूम में यानी आयतन में हो सकता है, उसके शेप में हो सकता है, आकार में चेंज हो सकता है। यहाँ मैंने भी एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, जैसे भी हम आगे देखेंगे तो जब हम लंबाई को लेकर के स्टडी करेंगे तो हम यहाँ पर उसी के बेस पर जो स्ट्रेस है उसको अलग से डिफाइन करेंगे, स्ट्रेन को अलग से, यानी प्रतिबल और विकृति को हम इसी के बेस पर डिफाइन करते हैं। ये एक टाइप है जो हमने एग्जाम्पल में लिया है, आप जिसे समझ सकें कि प्रत्यास्था क्या है, प्रतिबल क्या है और विकृति क्या है। फिर हम इसके प्रकार में चलेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी।
अभी यहाँ सोचिए कि जब इसकी लंबाई बढ़ जाती है तो जितना अप्लाइड फोर्स था, लगने वाला बल था, उससे उतना ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इस पर एक रेस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल लग रहा है। कहाँ? स्थैतिक साम्यावस्था। अब इससे आगे लंबाई नहीं बढ़ेगी, इसलिए स्थैतिक साम्यावस्था। तो इस स्थिति में इस अनुप्रस्थ काट पर जिसका क्षेत्रफल आपने क्या लिया? a, तो एकांक अनुप्रस्थ काट पर लगने वाला प्रत्यानयन बल कितना होगा? F/a। ठीक है, अब आप कह सकते हैं ये प्रत्यानयन बल अप्लाइड फोर्स के बराबर ही है, इसलिए अगर अप्लाइड फोर्स दिया है तो इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को, परिमाण को, मैग्नीट्यूड को, है ना, इस a से डिवाइड कर दीजिए तो वो भी प्रतिबल के बराबर ही आता है। लेकिन जो प्रतिबल यानी स्ट्रेस की डेफिनेशन आप लेते हैं, परिभाषा लेते हैं, वो आप क्या कहेंगे कि स्ट्रेस यानी प्रतिबल क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। अब वो चाहे लंबाई में चेंज वाला केस आप पढ़ें या आयतन में चेंज वाला पढ़ें या शेप में चेंज, आकार में चेंज वाला पढ़ें, हम स्ट्रेस को यानी प्रतिबल को इसी तरह से डिफाइन करेंगे, इसी तरह से परिभाषित करेंगे कि प्रतिबल क्या है? प्रतिबल है एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे जहां अलग अलग प्रकार आप देखेंगे प्रतिबल के, वहां और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ प्रतिबल की परिभाषा आपने समझ ली कि प्रतिबल क्या है? प्रतिबल है एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। ठीक है, अब हमने जब फोर्स लगाया, बाह्य बल लगाया, तो उसके बेस पर इस पे प्रत्यानयन बल आया और हमने प्रतिबल यानी स्ट्रेस को एक्सप्लेन किया। साथ ही आपने क्या देखा कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो शेप और साइज में चेंज आता है, कहीं लंबाई बढ़ सकती है, कहीं उसका आयतन में परिवर्तन आएगा, कहीं उसके आकार में परिवर्तन आएगा। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम क्या कहेंगे? हम लंबाई कहें या आयतन कहें या आकार को हम डिफाइन कर रहे हो, उसको जब बताना है तो जो परिवर्तन आता है, कितना परिवर्तन आया उसे बताने के लिए हम विकृति, ठीक है, हम विकृति यानी कि स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेस किसके बेस पर आया? जो बाह्य बल लगाया उसके बेस पर स्ट्रेस यानी प्रतिबल हमने बताया, और जो बाह्य बल लगाया उसका प्रभाव क्या हुआ? उस प्रतिबल जो लग रहा है उसके बाद प्रभाव क्या आया? तो उसके शेप और साइज में चेंज आया। आप कहते हैं इसके आयाम में परिवर्तन हो गया, जैसे लंबाई बदल गई या आयतन बदल गया या उसका आकार बदल गया। तो इस परिवर्तन को बताने के लिए हम विकृति की बात करते हैं, स्ट्रेन की बात करते हैं। तो स्ट्रेन क्या है? जैसे अगर इस केस में आप कहें तो आप क्या कहेंगे? डेल्टा L/L, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। इसी तरीके से अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे होंगे, जहां आयतन परिवर्तन हो रहा होगा, वहां आप स्ट्रेन क्या बताएंगे? डेल्टा V/V, यानी आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, है ना। यानी आप क्या कह सकते हैं कि किसी आयाम में परिवर्तन बटा प्रारंभिक जो आयाम का मान है वो, किसी आयाम में परिवर्तन बटा प्रारंभिक जो आयाम है उसका मान। तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? विकृति यानी कि स्ट्रेन कहेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ ये बता दें कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पर आपने स्ट्रेस लगाया, प्रतिबल अप्लाई किया है, प्रतिबल लगा है, तो उसमें शेप और साइज में परिवर्तन आया है, यानी स्ट्रेन आपको मिल रहा है, विकृति आपको मिल रही है। तो और जैसे ही अब देखिए ऑब्जेक्ट में हमने बाह्य बल लगाया था, है ना, बाह्य बल लगाने से उस पर क्या आया? प्रतिबल आपने निकाला, प्रतिबल के प्रभाव से विकृति आई है, उसमें स्ट्रेन आया है। अब आप सोचिए, जैसे ही आप बाह्य बल हटाएंगे, ये आपका रॉड था, आप जैसे ही बाह्य बल जो लग रहा था ये हटेगा, तो इसी के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा था। ये रेस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल क्या करेगा? इस रॉड को अपने ओरिजिनल साइज में वापस ले जाएगा। ठीक है, यानी पहले इसकी लंबाई L थी,
फोर्स लगाने के बाद जब ये साम्यावस्था में आए तो लंबाई हो गई L प्लस डेल्टा L, और अगर ये F फोर्स हम हटा दें तो ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ L पर लौट जाएगा, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से बाह्य बल हटाने पर वह वस्तु अपने वास्तविक आकार और शेप और साइज यानी कि उसका जो आकार है उसमें लौट जाता है, तो इस गुण को कहते हैं हम प्रत्यास्थता। ठीक है, बाह्य बल हटाने पर वस्तु का अपने वास्तविक रूप और आकार में लौट जाना ही प्रत्यास्थता कहा जाता है। ठीक है, ये लंबाई का एग्जाम्पल लिया है इसलिए लंबाई के टर्म्स में यहां बताया। आयतन के टर्म्स में आप क्या कहेंगे कि v आयतन था, आयतन बदला तो v प्लस डेल्टा v हो गया, वापस लौटेगा तो वास्तविक जो उसका ओरिजिनल उसका आयतन था वहां लौट जाएगा। इसी तरह हम आकार की भी बात करेंगे, अपना रूप की भी बात करेंगे, रूप और आकार जो भी था उसमें लौट जाएगा। ठीक है, तो इस गुण को आप क्या कहेंगे, प्रत्यास्था। लेकिन फ्रेंड्स जब आप स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स को तो आप क्या देखते हैं कि हमेशा उसमें प्रत्यास्था का गुण नहीं पाया जाता। अगर आप ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी प्रत्यास्था का जो गुण है वो खो देता है, यानी एक सीमा तक ही बाह्य बल लगाने की एक सीमा होती है, वहीं तक कोई वस्तु प्रत्यास्थता का गुण रखता है, और वह सीमा जब तक उस सीमा के अंदर है वस्तु, ठीक है, जब तक कि आपका ऑब्जेक्ट इस प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर है, मतलब क्या है, बाह्य बल लगाएंगे तो उसका शेप और साइज बदल जाएगा, और बाह्य बल को हटा देंगे तो शेप और साइज वापस वो अपने पुराने वाले पे लौट जाता है। ठीक है, तो जब तक इस प्रत्यास्था का गुण उसमें बना हुआ है, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर है ऑब्जेक्ट, तब तक आप क्या देखते हैं कि जो प्रतिबल और विकृति है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, प्रतिबल और विकृति प्रोपोर्शनल होते हैं, और आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल साइन हटा के जब आप बराबर का साइन लगाते हैं तो आप एक कांस्टेंट यहाँ पे डालते हैं। मान लीजिए हम उस कांस्टेंट को कुछ कह दें, के से रिप्रेजेंट कर दें, तो आप क्या कह सकते हैं, प्रतिबल बराबर के टाइम्स विकृति, है ना, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो अनुक्रमानुपाती गुणांक इसमें आ रहा है, इसको आप क्या लिखेंगे, के बराबर प्रतिबल बटा विकृति, ये आप लिख सकते हैं, प्रतिबल बटा विकृति। और ये जो अनुक्रमानुपाती गुणांक आ रहा है, कांस्टेंट जो आ रहा है, स्थिरांक आ रहा है, इसी स्थिरांक को आप कहेंगे प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, और प्रत्यास्थता गुणांक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे हम प्रतिबल के प्रकार अलग अलग लेते हैं, उसके आधार पे विकृति अलग अलग प्रकार की होती है। तो किस प्रतिबल को ले रहे हैं, किस विकृति को ले रहे हैं, उसके अनुसार ये गुणांक भी अलग अलग प्रकार के होंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्रत्यास्था, हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि प्रत्यास्थता क्या है, प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बल हटाने पर वह अपना वास्तविक रूप और आकार प्राप्त कर लेता है, प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, प्रत्यास्था क्या है, पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से बाह्य बल हटाने पर वस्तु अपने वास्तविक रूप और आकार को प्राप्त कर लेता है। ठीक, फिर हम लोगों ने जब प्रत्यास्था हम लोगों ने पढ़ा तो प्रतिबल भी देखा था। प्रतिबल आपको अब समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। जो हमने प्रत्यानयन बल कहा था वो क्या था, प्रतिक्रिया बल था। हमने बाह्य बल F लगाया, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उसमें प्रत्यानयन बल विकसित हुआ। बाह्य बल हमने इधर लगाया और प्रतिक्रिया स्वरूप प्रत्यानयन बल अपोजिट डायरेक्शन में विकसित हुआ। तो ये जो प्रत्यानयन बल है इसी को प्रतिक्रिया बल हम यहाँ कह रहे हैं। और वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले
आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु पर एक बल लगाते हैं तो वस्तु में विकृति आती है, यानी उसका रूप और आकार बदल जाता है और यह स्थैतिक साम्यावस्था को प्राप्त करता है। वस्तु के प्रत्येक काट पर प्रत्यानयन बल नामक एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल कार्य करने लगता है। यह प्रत्यानयन बल परिमाण में लगने वाले बल के बराबर किंतु दिशा में विपरीत होता है। यह एकांक क्षेत्रफल पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल ही प्रतिबल कहलाता है, यानी F/A जो भी आपने देखा था। यदि अनुप्रस्थ काट से लंबवत लगने वाला बल F है और A वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो प्रतिबल हमें कितना मिलता है, F/A। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो प्रतिबल क्या है, यहाँ पे प्रतिबल है एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल भी आप कह रहे हैं, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। ठीक है, अब प्रतिबल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हम यहाँ पे 4 प्रकार पढ़ने वाले हैं। तनन प्रतिबल एक आप पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे संपीड़न प्रतिबल पढ़ेंगे। ठीक है, तनन प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल पढ़ेंगे और हमें क्या पढ़ना है, द्रव्यस्थैतिक प्रतिबल और स्पर्श रेखीय या अपरूपक प्रतिबल। ठीक है, हमें 4 पढ़ने हैं, तनन प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, द्रव्यस्थैतिक प्रतिबल, स्पर्श रेखीय या अपरूपक प्रतिबल। ये 4 प्रकार के हमें प्रतिबल यहाँ पे जानने हैं कि क्या है ये 4 प्रकार के प्रतिबल। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं तनन प्रतिबल क्या है। जो अभी हम लोगों ने लंबाई के बेस पर एक्सप्लेन किया है ना, अनुदैर्ध्य, जहां लंबाई की बात आ जाती है, जैसे तार लिया, तार पे हमने क्या किया, बल लगाया तो इसकी लंबाई बढ़ी, इसको हम क्या कहते हैं, ये अनुप्रस्थ काट है तो ये दिशा अनुदैर्ध्य है। तो इस बेस पर जब हम प्रतिबल को एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने लंबाई वाला एग्जाम्पल लिया था वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति को ही बता रहा था। तो यहाँ हमें क्या देखना है कि एक तार आपने लिया, तार पर ये तार का अनुप्रस्थ काट है, ये अनुप्रस्थ दिशा है ना, और ये लंबाई वाली अनुदैर्ध्य होती है। तो जब ये लंबाई बढ़ रही है प्रतिबल के कारण तो प्रतिबल क्या होगा, तनन प्रतिबल। ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तनन जहां टेंसाइल हो रहा है, तन इस पे तन्यता आ रही है, लेकिन एक इसका एग्जाम्पल है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी इसे नाम देते, तनन प्रतिबल का ही एक नाम है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, अनुदैर्ध्य क्यों कहा ये आप समझ गए, और तनन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तार को खींचा जा रहा, तन्यता उस पर विकसित हो रही है, लंबाई बढ़ रही है। तो अब हम क्या कहेंगे, तनन प्रतिबल को अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल, जबकि वस्तु की लंबाई विरूपक बल की दिशा में, विरूपक बल कौन सा, वो बल जो विरूपण लाता है, जो वस्तु के रूप और आकार में परिवर्तन लाता है, और विरूपक बल की दिशा में जब लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिबल क्या कहा जाएगा, तनन प्रतिबल कहा जाएगा। अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल, जबकि वस्तु की लंबाई विरूपक बल की दिशा में बढ़ती है, तनन प्रतिबल होता है। प्रतिबल आप समझ गए, प्रतिबल क्या था, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, और वही प्रत्यानयन बल एकांक अनुप्रस्थ काट पर जो लग रहा है उस स्थिति में जबकि विरूपक बल वस्तु की लंबाई को बढ़ाता है, यानी तार को खींचा जा रहा, तार पर तन्यता आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, इसी प्रतिबल को हम कहेंगे तनन प्रतिबल। ठीक है, और चूंकि लंबाई की दिशा में यहाँ पर बल लग रहा है अनुदैर्ध्य दिशा में, तो इसलिए तनन प्रतिबल क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहा जाता है। फिर हमें क्या देखना है, हमें दूसरा देखना है संपीड़न प्रतिबल। ये देखिए, ये हमने आपको डायग्राम भी यहाँ पर दे दिया है, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये आपका तार है, ये रॉड है, और इस पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो इसकी ये डेल्टा एल लंबाई बढ़ गई और तार बढ़ के यहाँ तक आ जाता है। प्रारंभिक लंबाई एल थी, डेल्टा एल बढ़ गई तो लंबाई हो गई एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है
वो हमने कैपिटल ए से यहाँ पर भी दिखाया है, और अभी एग्जाम जो हम लोगों ने डिस्कस किया वहाँ भी वही लिया था कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको हमने कैपिटल ए से यहाँ पर दिखाया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए। ठीक है, फिर हम आगे आ जाते हैं संपीड़न प्रतिबल पर। क्या है संपीड़न प्रतिबल? तो फ्रेंड्स अभी जो हम लोगों ने अनुदैर्ध्य प्रतिबल देखा, तनन प्रतिबल, अगर इसमें हमने क्या किया, ये हमारे तार था, तार पर इधर फोर्स लगा दे तो लंबाई बढ़ जाती है, हमने खींचा तो ये तनन प्रतिबल बना। इस फोर्स को हम इधर की तरफ लगाएं, इस पे दबाव लगाएं तो इसकी लंबाई घट जाएगी। ये भी एक तरह से अनुदैर्ध्य ही है ना, क्योंकि ये लंबाई के अनुदिश ही काम करेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको संपीड़ित कर रहा है। तो इस केस में जबकि लंबाई घटती है तब अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला प्रत्यानयन बल है उस प्रतिबल को हम क्या कहेंगे, संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल जबकि वस्तु की लंबाई विरूपक बल की दिशा में घटती है, संपीड़न प्रतिबल कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा द्रवस्थैतिक प्रतिबल, तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जिसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जैसे जल का व्यवहार क्या होता है, उसके अंदर किसी बिंदु पर सभी दिशाओं से समान बल लगता है, सभी दिशाओं से समान बल लगता है। तो यहाँ द्रवस्थैतिक प्रतिबल कब होगा, वो प्रतिबल जबकि जो सभी दिशाओं से जो बल लग रहा है वो एक समान हो। जब किसी वस्तु पर सभी दिशाओं से एक समान बल लगता है, ठीक है, तो संगत प्रतिबल को द्रवस्थैतिक प्रतिबल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर सभी दिशाओं से एक समान बल लगता है, संगत प्रतिबल द्रवस्थैतिक प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्पर्श रेखीय या अपरूपक प्रतिबल पर। तो फ्रेंड्स इसको अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, हमने बार बार कहा रूप और आकार में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स अभी हम कह रहे थे कभी लंबाई बढ़ जाती है, कभी लंबाई घट जाती है, तो कभी आयतन बढ़ जाता है, कभी आयतन घट जाता है। अगर ना लंबाई बढ़े ना घटे, ना आयतन बढ़े ना घटे, सिर्फ उसका रूप बदल जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी रॉड की बात कर रहे हैं, जैसे ये वाला हमारा था, इसकी इस वाले सरफेस को हम यहीं पे रोक लें या हम इस पे इस तरफ को फोर्स लगाएं और इस वाले सरफेस पर इधर को फोर्स लगाएं, तो इसका क्या होगा, इसका रूप बदल जाएगा। मतलब इस सरफेस और इस सरफेस के बीच सापेक्ष विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये यहीं पर अगर आप रख रहे हैं तो भी आप कहेंगे ये आगे बढ़ गया, तो सापेक्ष विस्थापन हो गया, जिसकी वजह से अगर ये सतह आगे चला जाए, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो अब ये रॉड का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, यानी इसका रूप बदल गया। ठीक है, किसकी वजह से, जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं ये कब होगा, जबकि हम इस सरफेस से समांतर यानी पैरेलल यहाँ फोर्स लगाएं। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, फोर्स एफ है, तो हमने क्या किया, टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाया है। ठीक है, इस केस में जो हम पढ़ने वाले हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल, या फिर इसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल, है ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस। तो इस केस में देखिए हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाते हैं, और जब आप स्पर्श रेखीय दिशा में इस पे बल लगाते हैं तो इस जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसका रूप बदल जाता है ना। यहाँ आप देखिए कि इसके सापेक्ष जो नीचे वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट है, उसके सापेक्ष रॉड का ऊपर वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे चला गया है, यानी सापेक्ष विस्थापन हो गया है। ठीक है, तो इस केस में जहां टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय हम बल लगा रहे हैं, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर जो प्रतिबल होगा इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंशियल यानी कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, जब वस्तु के अनुप्रस्थ काट के समांतर,
ठीक है, इस दिशा में हमने लगाया था समांतर यानी टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय। जब वस्तु के अनुप्रस्थ काट के समांतर दो बराबर और विपरीत विरूपक बल, है ना, एक देखिए हमने यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, जिससे दोनों जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हैं उनके बीच सापेक्ष विस्थापन हो जाए। ठीक है, तो जब वस्तु के अनुप्रस्थ काट के समांतर दो बराबर और विपरीत विरूपक बल अलग अलग समांतर पृष्ठों पर, एक ऊपर वाले पे लगाया तो विपरीत वाला नीचे वाले पे लगाया, अलग अलग समांतर पृष्ठों पर लगते हैं, तब समांतर पृष्ठों के बीच विपरीत दिशा में सापेक्ष विस्थापन होता है। अनुप्रस्थ काट के समांतर लगने वाले स्पर्श रेखीय बल के कारण विकसित एकांक अनुप्रस्थ काट पर प्रत्यानयन बल स्पर्श रेखीय या अपरूपक प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर फोर्स लगा F और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। ठीक है, इसके बेस पर F/A जो निकालेंगे ये क्या कहा जाएगा, स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल इसे कहेंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के समांतर लगने वाले स्पर्श रेखीय बल के कारण विकसित अनुप्रस्थ काट पर एकांक अनुप्रस्थ काट पर प्रत्यानयन बल, अनुप्रस्थ काट के समांतर लगने वाले स्पर्श रेखीय बल के कारण विकसित एकांक अनुप्रस्थ काट पर प्रत्यानयन बल स्पर्श रेखीय या अपरूपक प्रतिबल कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हम लोगों ने देखा प्रतिबल के बारे में, और इसके बाद अब हम देखेंगे विकृति। विकृति क्या करता है, जो विरूपक बल यानी वो बल जो डिफॉर्मेशन लाता है, जो बाह्य बल हम लगाते हैं उसके कारण रूप और आकार बदल जाता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। और विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की आकृति और आकार में, या हम कहते हैं रूप और आकार में परिवर्तन आता है। विकृति विरूपक बल के कारण उत्पन्न विरूपण को दर्शाता है, यानी जो रूप और आकार में परिवर्तन आता है वो दर्शाता कौन है, वो विकृति से दिखाया जाता है, स्ट्रेन से दिखाया जाता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रेस को कई प्रकार में देखे। तो जब स्ट्रेस के प्रकार होते हैं तो उसी के आधार पर स्ट्रेन यानी कि विकृति, जब स्ट्रेस के प्रकार है, प्रतिबल के प्रकार हैं, तो स्ट्रेन यानी कि विकृति के भी प्रकार होते हैं। यहाँ देखिए, विकृति के हम जब प्रकार स्टडी करते हैं तो कौन कौन से प्रकार में हमें विकृति मिलती है। तो विकृति क्या था, रूप और आकार में जो परिवर्तन को दर्शाता है वो विकृति है। अब आगे हम क्या कह सकते हैं, वस्तु के किसी आयाम में होने वाले परिवर्तन का वस्तु के वास्तविक आयाम से अनुपात को विकृति कहते हैं। अभी जब डिस्कस किया था तो मैंने ये चीज आपको बताई थी कि विकृति क्या है, विकृति है आयाम में परिवर्तन बटा वास्तविक आयाम, ये अनुपात ही विकृति कहा जाता है। अब ये आयाम कुछ भी हो सकता है, ये लंबाई हो, ये आयतन हो, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, जिसे हम अभी प्रकारों में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ से देखिए, आयाम में परिवर्तन बटा वास्तविक आयाम, यानी जैसे लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई, तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। अगर हम इसको मीटर में नापेंगे तो ये भी मीटर में नपेगा, और मीटर को मीटर से डिवाइड करें तो इसका कोई भी मात्रक नहीं बचता। ठीक है, इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो विकृति है यानी स्ट्रेन है, इसका ना तो कोई मात्रक होगा ना कोई विमा होगी। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन इसके नहीं होते हैं। अब आते हैं विकृति के प्रकार पर। तो जहां लंबाई की बात हम करते हैं, लंबाई बढ़ रही है, लंबाई घट रही है, वहां जो विकृति होगी उसको हम क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, यह प्रति एकांक लंबाई में यदि यह प्रति एकांक लंबाई पर होने वाला लंबाई का परिवर्तन है। प्रति एकांक लंबाई में होने वाला लंबाई का परिवर्तन मतलब डेल्टा L/L, ये याद रखिएगा। तो आप कह लेंगे प्रति एकांक लंबाई में होने वाला लंबाई का परिवर्तन, डेल्टा L/L, यानी लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई, आप ये भी कह सकते हैं। इसको आप कहेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। अगर आयतन में परिवर्तन आ रहा है तो आयतन विकृति कही जाती है, इसी को आयतनात्मक विकृति लिखते हैं, आयतनिक विकृति लिखते हैं।
यह प्रति एकांक आयतन पर होने वाला आयतन का परिवर्तन है, यानी डेल्टा V अपॉन V। और जो अभी हम लोगों ने प्रतिबल देखा था, जहां आपने क्या देखा था कि आप यहाँ पर स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगा रहे थे, या अगर दो सरफेसेस पर हम लगाते हैं तो दोनों अनुप्रस्थ काट पर अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाया, जिसकी वजह से इन अनुप्रस्थ काट का एक दूसरे से सापेक्ष विस्थापन हो जाता है। यानी मान लीजिए ये आगे बढ़ गया है ना, तो सापेक्ष विस्थापन में इसका रूप बदल गया था। ये भी आपने देखा था। जब इस तरीके का था तो हमने यहाँ पे स्ट्रेस यानी प्रतिबल क्या कहा था, प्रतिबल को आपने नाम दिया था टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल। और यहाँ पर इस केस में जो विकृति आती है उस विकृति को हम कहते हैं अपरूपक विकृति। ठीक है, उस विकृति को हम क्या नाम देंगे, अपरूपक विकृति। और इस विकृति को हम दर्शाएंगे कैसे, तो फ्रेंड्स ये डायग्राम देखिए, ये जो ये वाला सरफेस आगे बढ़ गया, इसको हम मान लें इसी जगह पर है और इसके रेस्पेक्ट में इसके सापेक्ष ये कितना आगे गया, तो डेल्टा x आगे गया। ठीक है, और दो सरफेसेस के बीच जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, l है। तो यहाँ रूप में कितना चेंज आया वो इस एंगल के बेस पे हम दिखाते हैं, जिसको हमने यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस थीटा को अगर टैन के टर्म्स में आप लिखें तो इस ट्राइंगल को आप देख लीजिए, यहाँ टैन थीटा अगर निकालना है, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डेल्टा x अपॉन l। ठीक है, इस टैन थीटा के बेस पर कितना इसके रूप में परिवर्तन आया है वो आप दिखा सकते हैं। इसीलिए इसी टैन थीटा को हम अपरूपक विकृति यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। परिभाषा इसकी जब आप लिखेंगे तो आप क्या कहते हैं कि अपरूपक विकृति क्या है, स्पर्श रेखीय या अपरूपक प्रतिबल के कारण वस्तु के विपरीत पृष्ठों के बीच सापेक्ष विस्थापन डेल्टा x हो जाता है। जो टेंजेंशियल आपने स्ट्रेस लगाया उसकी वजह से सापेक्ष विस्थापन आ गया डेल्टा x। इस प्रकार उत्पन्न विकृति अपरूपक विकृति कहलाती है। यह पृष्ठों के बीच सापेक्ष विस्थापन का पृष्ठों के बीच लंबवत दूरी से अनुपात होता है, यानी डेल्टा x अपॉन l, जिसे आप टैन थीटा लिखते हैं। तो ये आपने देखा अपरूपक विकृति यानी कि शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, अब जब हमने स्ट्रेस के अलग अलग रूप देख लिए, स्ट्रेन के अलग अलग रूप देख लिए, तो हमें आगे देख लेना चाहिए कि प्रत्यास्था गुणांक क्या है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हुक्स लॉ, हुक का नियम। तो फ्रेंड्स, जो भी प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं यानी बाह्य बल हटाने पर अपने वास्तविक रूप और आकार में लौट जाने का गुण प्रत्यास्था है, और वो वस्तुएं जिनमें प्रत्यास्था का गुण है वो प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। जब तक ये वस्तुएं प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर हैं तब तक प्रतिबल और विकृति एक दूसरे से समानुपाती होते हैं, यानी प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति। ठीक है, जब ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटा के बराबर लगाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, यानी प्रतिबल बराबर एक स्थिरांक गुणा विकृति। तो स्थिरांक क्या आ जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा प्रतिबल बटा विकृति, है ना। ये इस विकृति से इधर डिवाइड करेंगे तो प्रतिबल बटा विकृति हो जाएगा, स्थिरांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति। ये जो अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है इसी को कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या है प्रत्यास्था गुणांक हमने ये जाना, और प्रत्यास्था की सीमा के अंदर जब तक प्रत्यास्थ वस्तु है तब तक प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसको कहते हैं हुक का नियम। ठीक है, यही स्टेटमेंट है हुक का नियम। जब तक प्रत्यास्थ वस्तुएं प्रत्यास्था की सीमा के अंदर हैं, प्रतिबल और विकृति एक दूसरे से समानुपाती होता है, यानी प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, ये हुक का नियम कहा जाता है। और इसमें जो स्थिरांक है इसी स्थिरांक को कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, क्योंकि
प्रतिबल अलग अलग प्रकार के हैं, विकृति अलग अलग प्रकार की हैं। तो जब प्रतिबल और विकृति के अलग अलग प्रकार हैं तो उनके आधार पर कौन सा प्रतिबल और उसके साथ कौन सी विकृति है, इस आधार पर प्रत्यास्था गुणांक भी अलग अलग होते हैं। लेकिन प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार को हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।